नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव और अब आपको बताने वाले हैं 1 मिनट के भीतर पूरी रिपोर्ट, आखिर देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। महज 1 मिनट के भीतर आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। बात सबसे पहले रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की करेंगे, क्योंकि इस युद्ध के बीच जो हालात बने हैं उसके बीच अब ये माना जा रहा है कि युद्ध अब लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों ही देशों ने युद्ध में बहुत कुछ गंवा दिया है और बहुत कुछ दांव पर लगा है। ऐसे में युद्ध समाप्ति पर यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने एक बड़ी आशंका व्यक्त की है। यूक्रेन इंटेलिजेंस ने जो अनुमान जताया है कि रूस यूक्रेन को बांटना चाहता है। दो देशों के बीच जंग जारी है, यूक्रेन खंडर होता जा रहा है। इसी बीच युद्ध के खात्मे पर बातचीत हो रही है, तो वहीं युद्ध की समाप्ति कैसी होगी ये सवाल है। इसी बीच यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट जारी की। रूस पर एक बड़ा आरोप तो जड़ा ही, साथ ही साथ यूक्रेन के टूटने का अंदेशा भी इस रिपोर्ट में सामने आया। दरअसल यूक्रेन के चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस ने इसका अनुमान जताया। 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, लेकिन अब यूक्रेन के चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध का अंत कोरिया जैसा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 महीने की लड़ाई के बावजूद रूस की सेना कीव पर कब्जा नहीं कर पा रही, न ही वहां से सरकार को हटा पा रही है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन के पास यूक्रेन के टुकड़े करने का विकल्प मौजूद है। पुतिन कोरिया की तरह दो देशों के बीच एक दीवार खींच सकते हैं, जिसमें रूस के कब्जे वाला यूक्रेन अलग होगा और बाकी बचा यूक्रेन अलग होगा, यानी कि यूक्रेन से बनेंगे 2 अलग अलग देश। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। ऐसे में पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि इस युद्ध का अंत आखिर कब होगा और कैसे होगा और इसका नतीजा क्या रहने वाला है। लेकिन अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार को बीजेपी और टीएमसी के विधायक आपस में भिड़ गए, यानी कि सड़क की लड़ाई अब विधानसभा तक पहुंच गई और विधानसभा की अनदेखी करने के आरोप में बीजेपी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की और विधानसभा की कार्यवाही से वॉकआउट भी किया। पूरी रिपोर्ट 1 मिनट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीरभूम घटना को लेकर सोमवार को भारी हंगामा हुआ। मामला यहां तक बढ़ गया कि सदन के पटल पर टीएमसी और भाजपा विधायकों के बीच झड़प हो गई। टीएमसी के एक विधायक को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, उनकी नाक से खून आ रहा था। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि टीएमसी और सुरक्षा कर्मियों ने 8 बीजेपी विधायकों को घायल कर दिया है। इसके बाद विपक्ष के नेता सुमेंदु अधिकारी समेत 5 बीजेपी विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। बीजेपी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बीजेपी के विधायक मनोज टिग्गा पर विधानसभा में हमला किया गया और उनके कपड़े फाड़ दिए गए। उसके बाद बीजेपी के विधायक विधानसभा की कार्यवाही से वॉकआउट कर गए और विधानसभा के गेट पर जमकर नारेबाजी की। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि विधानसभा के अंदर और बाहर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। बीरभूम हत्याकांड के मामले में विधानसभा को कोई जानकारी नहीं दी गई, जबकि विधानसभा का सत्र चल रहा है। तो पश्चिम बंगाल में बीरभूम घटना को लेकर जो लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच में सड़कों पर शुरू हुई, वो अब विधानसभा तक पहुंची, जिसके बाद सदन के भीतर हंगामा जमकर देखने को मिला। लेकिन अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि लखनऊ में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधायक पद की शपथ ली। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश विधानसभा की, जहां नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधायक पद की शपथ ली। इस दौरान सबसे दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली जब सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव एक दूसरे से गर्मजोशी से मिलते दिखे। सीएम योगी ने अखिलेश के कंधों पर हाथ रखा और इस तरह दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया। सदन में 2 बार ऐसा पल आया जब सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश का आमना सामना हो। इन तस्वीरों से अलग सीएम योगी और अखिलेश ने विधायक पद की शपथ ली। केवल बेंच बदल गई है। मैं अभी पक्ष में बैठता था, विपक्ष में बैठता। सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए विपक्ष काम करेगा और जो विपक्ष की भूमिका है, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होगी। योगी आदित्यनाथ के विधायक पद की शपथ लेने के बाद सदन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। तो पक्ष और विपक्ष के विधायकों का अभिवादन करते हुए अखिलेश ने शपथ ली। सपा विधायक जय जवान जय किसान का नारा लगाते नजर आए।
तो ये पहली बार हुआ कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की विधानसभा के भीतर आमना सामना हुआ है, क्योंकि पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़कर योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में पहुंचे हैं और अखिलेश यादव भी पहली बार यूपी विधानसभा का चुनाव लड़कर विधानसभा में पहुंचे हैं और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कमान उनकी ओर से संभाली गई है। लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश की बात रही, बात अब पंजाब की करेंगे, क्योंकि पंजाब की भगवंत मान सरकार ने, यानी कि नई नवेली पंजाब की जो सरकार है, उसने अब राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू होगी, यानी कि अब पंजाब सरकार घर घर राशन पहुंचाने जा रही है और यह फैसला पंजाब की नई सरकार ने लिया है। पंजाब में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही भगवंत मान एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर रही हैं। एक बार फिर पंजाब की सीएम भगवंत मान ने बड़ी घोषणा की है। भगवंत मान सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू होगी। ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਰਾਸ਼ਨ, यानी कि घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम शुरू करने जा रहे हैं। यानी अब पंजाब सरकार घर घर राशन पहुंचाएगी। इस काम को विभाग के अधिकारी ही करेंगे। इससे पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने ये स्कीम चालू की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली में स्कीम को रोक दिया था। अब देखना होगा पंजाब में ये स्कीम कितनी कारगर साबित होती है। यानी जिस स्कीम को चलाने का फैसला दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने देखा था, उससे अब पंजाब में पूरा किया जा रहा है। यानी कि दिल्ली के सपने को पंजाब में पूरा किया जा रहा है। और जब ऐसा हो रहा है तो पंजाब में घर घर राशन पहुंचाने के ऐलान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार को बधाई दी और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। पूरी रिपोर्ट 1 मिनट में। पंजाब में भारी बहुमत से जीत के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी धीरे धीरे पैर जमा रही है। ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने में जुटी है। इसी कड़ी में हरियाणा में कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, जिससे आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। आपके हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस के किसान मोर्चा के प्रभारी समेत करीब 100 लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। पंजाब के रिजल्ट वाले दिन से लेकर आज तक पूरे हरियाणा के अंदर सुबह से लेकर मध्य रात्रि तक लोग आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और मन बना चुके हैं कि कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी इन सब का सफाया करना है और एक ऐसी सरकार लानी है जो हरियाणा को सच्चा हरियाणा बना सके, हरियाणा के भाईचारे को वापस ला सके, हरियाणा के गुंडा राज को खत्म कर सके, हरियाणा के भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। आपके हरियाणा प्रभारी ने कहा कि सबकी इंस्पेक्शन के बाद ही नेताओं की भर्ती कराई जाएगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पंजाब के बाद क्या हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी का जादू चलता है। पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो इसका असर अब पड़ोसी राज्यों पर भी नजर आने लगा है और आम आदमी पार्टी का कुनबा भी बढ़ने लगा है। इसके बाद अब बात कोरोना की करेंगे, क्योंकि कोरोना काल में कोरोना के आंकड़े जहां पूरी दुनिया में अब घट रहे हैं और एक और के बाद एक अब देश पाबंदियां हटा रहे हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया कोरोना से अब उबर रही है और बेहतर स्थिति की ओर आगे बढ़ रही है। लेकिन वहीं कोरोना के आंकड़े जो चीन से सामने आ रहे हैं वो चीन की चिंताएं भी बढ़ा रही हैं और फिर से लॉकडाउन चीन में लगाया गया है। यानी कि जिस देश से कोरोना की शुरुआत हुई उसी देश में एक बार फिर से घूम फिरकर कोरोना का असर देखा जा रहा है। दुनिया में कोरोना का गेटवे बने चीन में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, जब पूरी दुनिया कोरोना के अंत की कामना कर रही है, क्योंकि कोरोना के आंकड़ों में अलग अलग देशों में कमी दर्ज की जा रही है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी दुनिया में चलाए जा रहे हैं। वहीं चीन में वैक्सीनेशन भी किया गया, लेकिन कोरोना का संक्रमण चीन में थमा नहीं है और अब हालात ये हो गए हैं कि चाइना में एक बार फिर से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। चाइना के शहर शंघाई में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन के साथ ही बड़े स्तर पर लोगों की कोविड की जाँच चीन में एक बार फिर से तेज कर दी गयी। लोगों को इस बार के लॉकडाउन में कुछ राहत भी दी गई है। लोगों से कहा गया है कि बेवजह घरों से ना निकलें, खाने पीने के सामान को ऑनलाइन ऑर्डर करें। तो वहीं चीन में लॉकडाउन जरूर लगा है, लेकिन सरकारी दफ्तरों को खुले रखने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया है। जगह जगह बूथों में कोविड की जांच की जा रही है। कोरोना काल की मंदी से उभरने का प्रयास कर रहे चीन के सामने कोरोना के बढ़ते आंकड़े फिर मुसीबत बन गए हैं।
तो चीन के लिए कोरोना एक बार फिर से मुसीबत बनकर आया है, लेकिन जिस देश से कोरोना की शुरुआत हुई वहीं पर अब फिर से स्थिति ये हो गई है कि चीन को लॉकडाउन लगाना पड़ा है। और इस सब से हम सबको बचकर रहने की जरूरत है, यानी कि सभी को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर चीन में ऐसी स्थिति है तो ये एक बार फिर से घूम फिर कर पूरी दुनिया में हो सकती है। लेकिन अब बात क्योंकि नई सरकारों की हम कर रहे हैं, तो ऐसे में गोवा में भी प्रमोद सावंत ने दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। और शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत दिग्गज नेता मौजूद रहे। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको 1 मिनट में। प्रमोद सावंत ने सोमवार को दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजधानी पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित समारोह के दौरान सीएम पद की शपथ ली। प्रमोद सावंत तीसरी बार विधायक चुने गए। वो विधानसभा के पूर्व स्पीकर रह चुके थे। उनके साथ ही रवि नाइक, नीलेश कब्रल, विश्वजीत राणे, माविन गुदिन्हो, सुभाष शिरोडकर को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ बीजेपी नेता शामिल हुए। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी 10 बजे गोवा एयरपोर्ट पहुंचे। उनका स्वागत राज्यसभा सांसद विनय तेंदुलकर और प्रदेश के अध्यक्ष सदानंद सेठ ने किया। हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल के सीएम भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रमोद सावंत उत्तरी गोवा के सांखालिम से विधायक हैं। 2017 में विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। तो बीजेपी का उत्साह जाहिर तौर पर बढ़ा हुआ है, क्योंकि इस समय 4 राज्यों में एक बार फिर से बीजेपी मिशन रिपीट को कामयाब बनाने में सफल हो गई है। और ऐसा ही राज्य गोवा, जहां पर एक बार फिर से प्रमोद सावंत अब गोवा के मुख्यमंत्री बन गए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण की है। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि बांदा जेल में कैद बाहुबली मुख्तार अंसार को जेल से लेकर लखनऊ लाया गया। मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भेजा गया है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बसपा के पूर्व विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लखनऊ जेल में शिफ्ट किया गया। मुख्तार अंसारी को आज तड़के बांदा जेल से एम्बुलेंस में बाहर निकाला गया और कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से लखनऊ लाया गया। जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में चल रहा वज्र वाहन अचानक खराब हो गया। वज्र वाहन में चल रहे स्टाफ ने पुलिस के आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी। अंसारी के बेटे और नव निर्वाचित विधायक अब्बास बिन मुख्तार अंसारी ने बताया कि उन्हें डर है कि उनके पिता को रास्ते में नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्तार और उसकी 12 साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अंसारी को पंजाब जेल से लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एम्बुलेंस के इस्तेमाल से जुड़े मामले में मऊ, गाजीपुर, लखनऊ और प्रयागराज के 12 लोगों को भी नामजद किया गया। तो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार अंसारी को जेल से, बांदा जेल से लखनऊ शिफ्ट किया गया है। मेडिकल की वजह से उन्हें शिफ्ट किया गया है। लेकिन इसी बीच अब बात जब ट्रेड यूनियनों की हड़ताल की करेंगे। ट्रेड यूनियनों की 2 दिवसीय हड़ताल है, जिसका हरियाणा में खासा असर देखने को मिल रहा है। क्या है कर्मचारियों की मांग, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महज 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ट्रेड यूनियनों ने आज और कल 2 दिन देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियनों का दावा है कि रोडवेज बिजली कर्मी हड़ताल में शामिल होंगे। बैंक कर्मियों की यूनियनों के एक वर्ग ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। इससे कई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। वहीं हरियाणा में हड़ताल का असर देखने को मिला। अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, जींद और सिरसा में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का खासा असर देखने को मिला। इनकी मांगों में श्रम संहिता को समाप्त करना, किसी भी तरह के निजीकरण को रोकना आदि शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। खाली रोडवेज के नहीं, पूरे देश भर में 28 और 29 मार्च को, जो पहले कई महीनों से अनाउंस कर रखा है, ट्रेड यूनियन की हड़ताल। इसमें बहुत सारी जो ट्रेड यूनियन हैं वो साथ हैं। वहीं हड़ताल को देखते हुए बिजली मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। सरकार की नीतियों के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच और कई क्षेत्रों के स्वतंत्र श्रमिक संघों ने हड़ताल का आह्वान किया है। तो करीब 18 यूनियन है जो इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल हुई हैं। 2 दिवसीय हड़ताल है, लेकिन हड़ताल के पहले ही दिन अच्छा खासा असर
हरियाणा में देखने को मिल रहा है। यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ी है। लेकिन अब बात करेंगे लगातार बढ़ती महंगाई के बारे में, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, लगातार वृद्धि का सिलसिला जारी है। सोमवार को एक बार फिर से दाम बढ़े हैं और ये पिछले 7 दिनों में छठी बार ऐसा है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, यानी कि महंगाई की मार एक बार फिर से आम जनता पर पड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच देश में पेट्रोल और डीजल का भाव आसमान छू रहा है। भारतीय तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी की है। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है जब तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और इस पर कोई रोकथाम नहीं है। आम जनता इस बढ़ती महंगाई से खासी परेशान है। तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। डीजल की बढ़ रही कीमतें खाने पीने की चीजों को महंगा कर देती हैं। सब्जियां, दूध, सभी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, जिस कारण आम आदमी चिंता में है। खाली डीजल अकेला या पेट्रोल अकेला ये नहीं है कि वो आदमी को खाली ट्रैवलिंग पे फर्क कर रहा है। हर चीज़ का प्राइस बढ़ेगा। आप देखो, आप प्राइसिंग जो दालों का है वो बढ़ता जा रहा है, सिर्फ उसी का कि ये ट्रैवलिंग का जो खर्चा है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, वो सारा इसी पे डिपेंड करता है। जितना हो सकता है उतना कम करें, हमारे लिए फ़ायदा है और आगे उनके लिए फ़ायदा। उन्हें आगे गवर्नमेंट चलानी है तो लोग ज़्यादा वोट देंगे उनको। बेसिकली यही है ना कि अगर हमें कम से कम मिलेगा तो हम सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को। तो महज 7 दिनों में छठी बार है जब पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा किया गया है और इसकी वजह से लगातार महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है। इससे आम जनता तो त्रस्त है ही, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल रहा है। ऐसे में अब बात करेंगे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से उठाई उस मांग के बारे में जो उन्होंने पंजाब सरकार से की है। दरअसल हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पंजाब सरकार से हरियाणा को SYL का पानी दिलाने की मांग की है। साथ ही किसान महापंचायत के बहाने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। आम आदमी की पार्टी की बात है, मुझे तो दक्षिण हरियाणा से है कि मेरे क्षेत्र से केजरीवाल जी हैं। अब मैं तो ये समझता हूँ कि अब वो धरती पुत्र हैं, इलाके के रहने वाले हैं, हमारी प्यासी धरती है। जेपी दलाल ने कहा, सरसों और गेहूं की फसल की खरीद को लेकर प्रदेश में 400 मंडियां बनाकर सभी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। खरीद का ये जो मौसम शुरू हो गया है, हर साल की तरह सरसों और गेहूं की मंडियां शुरू हो गई हैं। 1 तारीख से गेहूं की, सरसों की 24 तारीख से थी और सब व्यवस्थाएं हमने कर ली हैं, चाहे वो पीने के पानी की हो, सफाई की हो। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हरियाणा के कृषि मंत्री ने एक बार फिर SYL का मुद्दा उठाया है। देखना होगा SYL के मुद्दे पर पंजाब सरकार का क्या रुख रहता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो एक बार फिर से SYL के पानी का मुद्दा उठने लगा है और हरियाणा की सरकार की ओर से लगातार आम आदमी पार्टी को घेरा भी जा रहा है। लेकिन ये तो पंजाब की नई सरकार को घेरने की बात रही। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार की, क्योंकि यूपी की नवनियुक्त राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी सपरिवार लखनऊ में चौधरी जाकिर हुसैन की बेटी डॉक्टर ताहिरा हुसैन के निवास स्थान पर पहुंचे और क्या कुछ रहा यहाँ पर पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको 1 मिनट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री और यूपी के युवा नेता दानिश आजाद अंसारी लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश प्रभारी चौधरी जाकिर हुसैन की सपुत्री डॉक्टर ताहिरा हुसैन के निवास पहुंचे। इस दौरान राज्य मंत्री दानिश अंसारी की धर्मपत्नी भी उनके साथ थी। ताहिरा हुसैन के घर पहुंचने पर उनके परिवार ने दानिश अंसारी और उनकी धर्मपत्नी का फूल बरसाकर और गुलदस्ते भेंट कर जोरदार स्वागत किया। 8, 10, 12% नहीं जो इस चुनाव में वोट दिया है, बल्कि मेजॉरिटी में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा। चौधरी जाकिर हुसैन और उनके परिवार की तरफ से मिले सम्मान के लिए राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और उनकी पत्नी ने उनका धन्यवाद किया। वहीं जाकिर हुसैन की बेटी डॉक्टर ताहिरा हुसैन ने घर तशरीफ लाने के लिए दानिश अंसारी और उनकी पत्नी का धन्यवाद किया। तो
तो यूपी के नवनियुक्त राज्य मंत्री दानिश अंसारी लखनऊ दौरे पर पहुंचे और यहां पर उनका स्वागत किया गया। लेकिन साथ ही साथ अब बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी, जिसे लेकर प्रशासन ने सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली है। किस तरह की तैयारियां की गई है, पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको 1 मिनट में। हरियाणा में गेहूं की फसल लगभग पककर तैयार हो चुकी है। इसकी खरीद को लेकर अनाज मंडियों में तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। 1 अप्रैल से हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने गेहूं की खरीद को लेकर इस बार फूड सप्लाई और हैफेड दोनों एजेंसियों को जिम्मेदारी दी है। सरकार की तरफ से इस बार गेहूं खरीद का निर्धारित मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। अनाज मंडी करनाल में जो सरकारी खरीद है गेहूं की, उसके लिए सरकार द्वारा 2 एजेंसी नियुक्त की गई है। फूड सप्लाई और हैफेड 2 एजेंसियां खरीद करेंगी। हमने अपना सारा स्टाफ डेपूट कर दिया गया है। मंडी गेटों पर हमने लाइट की व्यवस्था कर दी गई है। जो हमारे वेब्रिज है उसकी सर्विसिंग करवाई जा रही है। मंडी की साफ सफाई के अंदर लगे हुए लाइट व्यवस्था का पूरा अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। पानी के लिए व्यवस्था की जा रही है। 2 वाटर कूलर नए भी लगवा रहे हैं हम, ताकि जमींदारों को ठंडा पानी मिल सके, उनको कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। फिलहाल गेहूं खरीद को लेकर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की तैयारियां लगभग पूरी हैं। देखना यह है कि प्रशासन की तरफ से किए गए वादे कितने खरे नजर आते हैं। यानी 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद तो शुरू होने वाली है, जिसे लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है और तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से कर ली गई हैं। लेकिन अब खबर चरखी दादरी से है। चरखी दादरी में माहौल उस समय खराब हो गया और तनावपूर्ण हो गया जब आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल का विरोध करने के लिए पहुंची। आखिर क्या है पूरा माजरा, इस रिपोर्ट में देखें। प्रदेश में कई जगहों पर आंगनबाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स का धरना प्रदर्शन जारी है। जब धरने से प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स की प्रशासन ने नहीं सुनी, तो प्रदर्शनकारी महिलाएं कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल का विरोध करने दादरी के रेस्ट हाउस पहुंची। इस दौरान पुलिस कर्मियों की तरफ से बीच रास्ते में रोकने का प्रयास किया गया तो तनातनी का माहौल बन गया। वर्कर्स यूनियन की प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश भैरवी ने बताया कि वो शांतिपूर्ण मंत्री से मिलने रेस्ट हाउस में गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया। राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी। हमने प्रदर्शन करते हुए हम पटियाला बैंक तक गए। जब हमें पता चला कि जेपी दलाल जी आए हुए रेस्ट हाउस में, हम वहां पहुंचे थे। वहां हमारी पुलिस के साथ काफ़ी धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की होने के बाद उन्होंने हमारे डेलीगेशन को 7 का डेलीगेशन अंदर बुलाया बातचीत के लिए जेपी दलाल जी ने। काफी देर बाद प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री से मुलाकात कर मांगों के बारे में अवगत कराया। मंत्री की तरफ से दिए आश्वासन को उन्होंने ढकोसला बताया और आने वाले समय में जवाब देने का अल्टीमेटम दिया। तो चरखी दादरी में माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए। दरअसल प्रदर्शनकारी जो महिलाएं हैं वो कृषि मंत्री का घेराव करने के लिए पहुंच रही थी और इसी दौरान माहौल तनावपूर्ण हुआ। लेकिन इसी के साथ अब 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्या कुछ रहा देश और दुनिया में, ये हमने आपको इसके माध्यम से बताया और महज 1 मिनट के भीतर आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। नमस्कार।